नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड करवाया जाता है और इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी हमारे इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो आपको पता होने चाहिए, ये आपको मैं बताने वाला हूं। और इस वीडियो के अंदर एक यूनिक जानकारी आप लोग सीखकर जरूर जाओगे, ये मेरी 100% गारंटी है। और पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कितने लोग इस बात के बारे में जरूर जानते थे और आपके जुडिशियल एग्जामिनेशन के अंदर, आपके एपीओ के एग्जामिनेशन के अंदर ये पर्टिकुलर पॉइंट जरूर काम में आएगा। मेंस के एग्जाम हो या प्रीलिम्स का एग्जाम हो, हर जगह पे ये चीज आपको पता होनी चाहिए अगर आप जुडिशियल के एग्जाम के अंदर या एपीओ के एग्जाम के अंदर अपीयर होने वाले हो। याद रखना मेरी बात को। तो हम वीडियो को अपना शुरू करते हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा जो मैंने आपसे बात पूछी है। सबसे पहली बात, कन्फेशन जो रिकॉर्ड करवाया जाता है, पहली बात ये भैया कौन से सेक्शन के अंदर रिकॉर्ड करवाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूं सेक्शन नंबर 164 सीआरपीसी, सेक्शन नंबर 183 हमारा बीएनएसएस के अंदर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा ही अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया जा सकता है? जी हां, इसका सवाल का जवाब होगा बिल्कुल। पुराने कानून के हिसाब से भी और नए कानून के हिसाब से भी केवल और केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसमें फर्क क्या है कि बस एक बात यहां पे क्लैरिफाई करी हुई है कि भले ही वो जुडिशनल मैजिस्ट्रेट हो, भले ही वो जुरिडिक्शनल मैजिस्ट्रेट हो या फिर नॉन जुरिडिक्शनल मैजिस्ट्रेट हो, कोई बात नहीं, ठीक है जी। भले ही वो जुरिडिक्शनल मैजिस्ट्रेट हो जिनके पास कॉग्निजेंस के लिए केस आएगा या फिर नॉन जुरिडिक्शनल मैजिस्ट्रेट हो, कोई बात नहीं। अगर नॉन जुरिडिक्शनल मैजिस्ट्रेट अक्यूज का कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं तो वो वैलिड माना जाता है और ट्रू माना जाता है, एक्यूरेट माना जाता है। फिर नॉन जुरिडिक्शनल मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, कन्फेशन रिकॉर्ड करवाने के बाद में जुरिडिक्शनल मैजिस्ट्रेट को उसकी कॉपी भेज देते हैं, काम खत्म हो जाता है। अब मुद्दे की बात हमारी क्या है कि कन्फेशन रिकॉर्ड करा कैसे जाता है। तो अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 164 सीआरपीसी के अंदर या 183 बीएनएसएस के अंदर, तो यहां पे दो बातें होती हैं, ठीक है, दो बातें होती हैं यहां पे। पहली बात यहां पे क्या आती है कि यहां पे कन्फेशन की, दूसरी बात क्या आती है यहां पे अपनी स्टेटमेंट की। तो यहां पे पहली बात तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाती है। स्टेटमेंट किसकी रिकॉर्ड होगी, जल्दी बताओ मुझे, स्टेटमेंट किसकी रिकॉर्ड होती है? स्टेटमेंट केवल और केवल विटनेस की रिकॉर्ड होती है, ठीक है। स्टेटमेंट हमेशा और हमेशा विटनेस की रिकॉर्ड होती है, ठीक है। अब अगर मैजिस्ट्रेट साहब पूरा कंप्लायंस करते हुए एक विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो यहां पे एक आशंका होगी विटनेस अपना मिर्ची मसाला डाल के कुछ ना कुछ बताता होगा, हाँ है ना, कोई बात होगी नहीं लेकिन वो अपना इंप्रोवाइज करके चीजों को बताएगा। ऐसी संभावना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ऐसे ही गलती विटनेस के द्वारा करी जा सकती है कि भाई मैं तो विटनेस हूं, मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा, मेरा जो मन में आएगा मैं मैजिस्ट्रेट को एज अ 164 के अंदर या 183 के अंदर मैजिस्ट्रेट को कुछ भी बता देता हूं, तो ये तो गलत बात होगी। तो इसीलिए विटनेस अपनी मनमर्जी ना चलाए, अपनी तरह से इंप्रोवाइज बातों को ना करे, केवल जो आपने देखा है, जो आपको पता है उसी के बारे में आप बताइएगा। तो यहां पे इसीलिए एक विटनेस के ऊपर लाइबिलिटी बना दी जाती है कि जो भी आप गवाही दोगे वो किस पे दोगे, ऑन ओथ पे दोगे, ऑन ओथ दोगे, ठीक है। अब ये ओथ का मतलब क्या होता है? ओथ का मतलब ये है कि अब विटनेस के ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई है कि अगर विटनेस कल को तुम्हारी बात झूठी निकली कि तुमने जज साहब के सामने स्टेटमेंट झूठी रिकॉर्ड करवाई है तो ये बहुत गलत बात मानी जाएगी। तुम याद रखना, तुम्हारे ऊपर पर्जरी का चार्ज लग सकता है, तुम्हारे ऊपर पर्जरी का चार्ज लग सकता है। अब ये पर्जरी का चार्ज का मतलब क्या होता है? पर्जरी का चार्ज मतलब होता है कोर्ट में खड़े होके कटघरे में झूठी गवाही देना, जो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। याद रखना, अब ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि ये पर्जरी के रिगार्डिंग हमारे आईपीसी के अंदर, हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर कहां पर पनिशेबल ऑफेंस पर्जरी को बताया हुआ है। तो कितने लोग अपनी जुडिशरी की तैयारी कितनी सॉलिड तरीके से कर रहे हैं वो आपका कमेंट बॉक्स बताएगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है। अब ये मुद्दे पे आते हैं। अब जब ये विटनेस अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देता है, ओथ करवाने के बाद में उसके बाद विटनेस का अपना साइन होता है, ठीक है। कल को विटनेस बोले कि जैसा मैंने तो ये लाइन बोली ही नहीं थी, आप झूठ बोल रहे हो, तो यहां पे जज साहब क्या बोलेंगे, बेटा तुम्हारा यहां पे सिग्नेचर है, मेरे सामने ज्यादा चालाकी मत करिएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है। बट आज की सेशन के अंदर हम क्या बात करने के लिए आए हैं, कन्फेशन के बारे में, ठीक है, कन्फेशन के बारे में। तो कन्फेशन के अंदर सबसे बड़ी बात ये जरूरी है, एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, पहले तो एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन से सेक्शन के अंदर है जी, 164 सीआरपीसी, 183 बीएनएसएस के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, क्या जुरिडिक्शनल मैजिस्ट्रेट ही कन्फेशन रिकॉर्ड करवा सकता है? नहीं नहीं, दोनों करवा सकते हैं, जुरिडिक्शनल हो या नॉन जुरिडिक्शनल हो। अब क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे? जी हाँ, और कोई नहीं कर सकता। बट मैं इसके सवाल का जवाब आपको दूंगा कि अगर
मान लेते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर कर लेते हैं तो क्या होगा, तो बताओ ना। तो इसके सवाल का जवाब मैं दूंगा और इसके रिगार्डिंग कोई जजमेंट है क्या, ये भी मैं आपको आपकी आज के सेशन में बताऊंगा, ठीक है। तो कन्फेशन जो है अपना किसका रिकॉर्ड करवाया जाता है, एक्यूज व्यक्ति का, याद रखना। एग्जाम में ये क्लासिफिकेशन का एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टेटमेंट विटनेस की रिकॉर्ड होती है और कन्फेशन हमेशा एक्यूज का रिकॉर्ड होता है, ये बात को याद रखना बारीकी से। तो कन्फेशन जो है किसका रिकॉर्ड होता है, एक्यूज व्यक्ति का। अब एक बात बताओ, एक्यूज व्यक्ति यानी कि अपराधी, अपराधी यानी कि इसके ऊपर आरोप है, तुमने मर्डर करा है, तुमने चोरी का अपराध करा है, तुमने रॉबरी करी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि एक्यूज है, जो जज साहब के सामने खड़ा हो रहा है अपना जुर्म को कबूल करने के लिए। अब एक और क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय कन्फेशन, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कन्फेशन, ये आपको पता होना चाहिए, याद रखना एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपना जुर्म खुद को कबूल कर रहा है, तो उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा बोझ होगा सर पे, यार मैं अपना जुर्म खुद को अपना कुएं में ढकेल रहा हूं। तो एक बात बताओ, आप अगर एक्यूज के ऊपर ओथ का एक लाइबिलिटी बना दोगे, क्या एक्यूज के ऊपर ये लाइबिलिटी लगाना सही होगा कि देखो एक्यूज, अगर तुमने गलत बोला ना, मैजिस्ट्रेट के आगे झूठ बोला, इंप्रोवाइज करा बातों को, बेटा तुम परजरी के चार्ज में लाइबल होंगे। अब एक्यूज के मन में क्या आएगा, यार मैं मैजिस्ट्रेट साहब को सच सच बताऊं ना बताऊं, मैं मैजिस्ट्रेट को खुल के बताऊं ना बताऊं, ये मन में डाउट आने लगेगा कि अगर मैंने थोड़ी इधर से उधर बात बोल दी मेरे ऊपर परजरी की लाइबिलिटी बन जाएगी। वैसे ही मैं अपना जुर्म कबूल करने के लिए जा रहा हूं, वैसे ही मेरे पर मर्डर का, थेफ्ट का या कोई भी एक्सवाइजेड ऑफेंस का चार्ज मैं अपने पर सर पे लेके ही जा रहा हूं, ऊपर से एक और चार्ज लगा दोगे मेरे ऊपर परजरी का। तो ऐसे अगर एक्यूज के ऊपर हम जो है ओथ की लाइबिलिटी अगर हम लगा देंगे, ओथ की लाइबिलिटी अगर हम लगा देंगे तो ये गलत होगा नहीं होगा। वैसे एक्यूज के ऊपर एक पूरा का पूरा चार्ज लगा हुआ है और परजरी का चार्ज तुम एक और थोप रहे हो उसके ऊपर, तो गलत होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए यहां पे बोला जाता है, यहां पे कन्फेशन जो है विदाउट ओथ अपना करा जाता है, याद रखना। ये एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन है, उसका जवाब है ये विदाउट ओथ, ठीक है जी। दूसरी बात, साइन तो करा ही जाएगा भैया, एक्यूज अपना साइन तो करेगा ही करेगा। कल को एक्यूज बोले जैसा मैंने तो ये बात बोली नहीं थी, बेटा तुम्हारा साइन है, ज्यादा चालाकी करने की मेरे सामने जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब ये एक बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं मुद्दे की बात और बताना चाहूंगा कि अब कन्फेशन का प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहली बात, पुलिस क्या करती है, अपनी एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद में पुलिस क्या करती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम पे अगर मान लेते हैं एक्यूज जो है हाथ में आ जाते हैं, तो एक्यूज का क्या करेगी पुलिस, अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद इसका इंटेरोगेशन करेगी। इंटेरोगेशन करते हुए इसके साथ मारपीट या कुछ भी, वो तो आप अच्छे से बेहतर जानते हो, ठीक है। इंटेरोगेशन करेगी। इंटेरोगेशन करने के बाद एक्यूज अगर अपना कन्फेशन कर लेता है कि हां जी मैंने ही मारा है, मैंने ही मर्डर किया है, मैंने ही फला फला अपराध करा है, तो ऐसे केस में ये जो कन्फेशन है ये पुलिस वालों के आगे दिया जा रहा है। कन्फेशन जो अगर पुलिस वाले के आगे दिया जाता है ये इररेलेवेंट होता है। अगर मैं कानून के हिसाब से बात करूं, हमारा सेक्शन नंबर 25, हमारा सेक्शन नंबर 26, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, हमारा सेक्शन नंबर 23 का क्लॉज 1, हमारा सेक्शन नंबर 23 का क्लॉज 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये बात क्लियर तौर पे लिखी हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर इज इररेलेवेंट एज पर द लॉ। समझ में आ गई। अब मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, ये पुलिस वाले क्या करेंगे, यार हमारे सामने बंदा एक्यूज व्यक्ति कन्फेस कर रहा है, हमारे सामने तो कोई वैल्यूएबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अब पुलिस वाले एप्लीकेशन लगाते हैं किसके आगे, मैजिस्ट्रेट के आगे, कि मैजिस्ट्रेट साहब हमें जो है आपको एक्यूज व्यक्ति का कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना है। मैजिस्ट्रेट कहते हैं ठीक है भैया ले आओ, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट एक्यूज व्यक्ति को कहां पे लेके जाया जाता है, एक्यूज व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, ठीक है। अब जो मैजिस्ट्रेट के पास पेश कर दिया जाएगा तो मैजिस्ट्रेट की अपनी ड्यूटी है कि अब जो एक्यूज व्यक्ति मेरे सामने पेश किया गया है वो एक्यूज व्यक्ति अपने खुले तौर पे आया है, नहीं आया है, कोई दबाव तो नहीं है, कोई लालच तो नहीं है इसके ऊपर, कोई प्रेशराइज तो नहीं करा है, पुलिस वालों ने डराया धमकाया तो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इस केस में एकदम आपको मैजिस्ट्रेट के आगे खड़ा कर दिया जाएगा तो आप एकदम डर जाओगे, आपके मन में थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी। इसीलिए मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं कि अब एक्यूज को एक दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए कहां भेज दिया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। जुडिशियल कस्टडी में किस लिए, फॉर द कूलिंग पीरियड। ये होता है हमारा कूलिंग पीरियड कि भैया थोड़ा एक्यूज पानी वानी पी के आ जाओ, वहां से थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करके आ जाओ, सोच विचार करके आ जाओ कि मैजिस्ट्रेट के आगे आप कन्फेशन करना चाहते हो नहीं करना चाहते, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसको बोलते हैं कूलिंग पीरियड। 1-2 दिन के लिए अपना जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल जिसे हम बोलते हैं, सेंट्रल जेल होती है, तिहाड़ जेल होती है, इसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी।
और एक्यूज आया कहां से है? पुलिस कर, ये अरेस्ट होके पुलिस, एक्यूज होगा कहां पे? पुलिस कस्टडी में। इंटेरोगेशन कहां पे हो रहा होगा इसका? पुलिस कस्टडी में। याद रखना मेरी बात, ठीक है? तो एक्यूज को कहां भेज दिया जाता है? 1-2 दिन जेल में होके आ जाओ भैया, पानी वानी पी के आ जाओ, थोड़ा सोच विचार करके आ जाओ, वहां पे तुम अकेले होंगे, कोई पुलिस वाले का दबाव नहीं है, किसी व्यक्ति का दबाव नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर जब एक्यूज को अपना मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तब मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? एकदम बोल देंगे, हाँ जी बताओ बताओ बताओ, तुम क्या बोलना चाहते हो, क्या तुमने जुर्म करा है, नहीं करा है? नहीं। यहां पे मैजिस्ट्रेट साहब एक्यूज को क्या देते हैं? वार्निंग देते हैं। एक्यूज को क्या देते हैं? वार्निंग देते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे को पता है कि तुम्हारे को यहां पे क्यों लाया गया है, यानी कि तुम अपना कन्फेस कर रहे हो मेरे आगे, मैं क्या हूं? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हूं, ठीक है? तो तुम अपना जुर्म कबूल करने के लिए आए हो, यानी कि तुम करने के लिए क्या आए हो? पुलिस वाले तुम्हारे को क्यों लेके आए हैं? कन्फेशन करने के लिए लेके आए हैं। तो पहली बात, कन्फेशन देना चाहते हो? हाँ जी, ठीक है, देना चाहते हो, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा वार्निंग क्या आएगी कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो कन्फेशन है ये तुम्हारे खिलाफ यूज किया जाएगा, यानी कि तुम्हारे इस कन्फेशन के बेसिस पे तुम्हारे को जेल भी हो सकती है। जितने जो जो अपराध के बारे में तुम कबूल करोगे, कन्फेस करोगे, वो तुम्हारे खिलाफ पड़ा जाएगा, और सिर्फ इस कन्फेशन के बेसिस पे भी तुम्हें सजा हो सकती है। तो ये बात मैजिस्ट्रेट साहब उसको वार्निंग देंगे। तीसरी बात, क्या आपको पता है कि कन्फेशन जो है हमेशा वॉलेंट्री दिया जाएगा, अपनी इच्छा अनुसार दिया जाएगा। किसी के दबाव में आके तो कन्फेशन नहीं दे रहे हो, किसी के लालच में आके कन्फेशन तो नहीं दे रहे हो, किसी ने धमकाने की वजह से तो कन्फेशन नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं मैजिस्ट्रेट हूं, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं। अगर पुलिस वालों ने कोई तुम्हारे को धमकी देके यहां पे खड़ा करा है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगा। मदद कैसे करूंगा? मैं तुम्हारे को वापसी पुलिस कस्टडी में नहीं भेजूंगा, मैं तुम्हें वापसी पुलिस कस्टडी में नहीं भेजूंगा, ताकि पुलिस वाले तुम्हारे साथ कोई अत्याचार नहीं कर सकेंगे। तुम खुले तौर पे जुडिशियल कस्टडी में रहना, और जो पुलिस वाले ने तुम्हारे को पकड़ा था वगैरह वगैरह था, ठीक है, मारपीट करी थी, वो तुम्हारे साथ जुडिशियल कस्टडी में बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे। तुम फ्री तौर पे, फ्री माइंड होके मुझे बताओ, क्या ये तुम्हारा कन्फेशन वॉलेंटरी है या नहीं है? समझ में आई मेरी बात? तो ये सारी वार्निंग देना बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत बड़ा मैंडेटरी प्रोसेस है। अगर ये नहीं कराना तो समझ लो आपका कन्फेशन इलीगल है। आपने जो मैजिस्ट्रेट साहब कन्फेशन रिकॉर्ड करा है वो इलीगल करा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉन क्यूरेबल। इसके बारे में बात करूंगा मैं, समझ में आ गई मेरी बात? तो जब ये वार्निंग अपनी पूरी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? फिर अगली स्टेज आती है। अब मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? कन्फेशन अपना रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, कन्फेशन यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। जो भी अक्यूज बताएगा कि मेरे इन हालातों के अंदर कन्फेशन, अपराध किया था वगैरह वगैरह, ये हालातों के अंदर मैंने अपना अपराध किया था, हाँ मैं कबूल करता हूं कि मैंने अपना मर्डर करा है या मैंने ही अपराध करा है, ठीक है जी। फिर मैजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं? अपना सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर करने के बाद में ये सिग्नेचर करना भी जरूरी है, ठीक है, ये सिग्नेचर करना भी जरूरी है। फिर इसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं? एक मेमो प्रिपेयर करते हैं। मेमो के अंदर क्या लिखा होता है कि मैंने सारे के सारे प्रोसीजर का कंप्लायंस करा है, ठीक है, मैंने वार्निंग भी दी है एक्यूज व्यक्ति को, और जो कंप्लायंस मेरी ड्यूटी के तौर पे जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे ड्यूटी मैंने निभाई है, और जो कन्फेशन रिकॉर्ड करा गया है वो पूरे के पूरे प्रॉपर मैनर के अंदर करा गया है। मेमो बना के अपने यहां पे सिग्नेचर किया जाता है, काम खत्म। फिर ये बोल दिया जाता है अपना एक कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया है। अगर जुरिडिक्शनल मैजिस्ट्रेट है तो इसको पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड मान लिया जाता है। अगर नॉन जुरिडिक्शनल मैजिस्ट्रेट के द्वारा कन्फेशन अपना प्रिपेयर करा गया है तो वो अपना जुरिडिक्शनल मैजिस्ट्रेट को भेज दिया जाता है, काम खत्म। तो यहां तक कि आपको बात सबको समझ में आ गई है? एक बारी मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा, ठीक है। अब मैं कानून की बात करता हूं कि यहां पे जब ये कन्फेशन अपना बनाया गया है, पूरा प्रॉपर मैनर का पालन करा है, पूरा सिग्नेचर भी है, वार्निंग भी दी है, मेमो भी बनाया गया है, मेमो पे भी सिग्नेचर है, ठीक है, सारी चीजें अपनी कंप्लायंस मैजिस्ट्रेट के द्वारा कर दी गई हैं व्हाइल रिकॉर्डिंग द कन्फेशन एज पर सेक्शन 164 सीआरपीसी, एज पर सेक्शन 183 बीएनएसएस। तो अब क्या होगा? इस कन्फेशन की क्या वैल्यू है? मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि इस कन्फेशन की प्रिजम्पशन हम प्रिज्यूम क्या करेंगे? क्या ये कन्फेशन बढ़िया है? क्या ये कन्फेशन ट्रू है? क्या ये कन्फेशन एक्यूरेट है? इसके रिगार्डिंग अगर आप सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 79 बीएसए का, अगर आप सेक्शन नंबर 80 पढ़ोगे इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर पूरा कंप्लायंस करा है कन्फेशन रिकॉर्ड करते दौरान तो ये कन्फेशन अपने में क्या माना जाएगा? ट्रू, एक्यूरेट एंड रिकॉर्डेड इन प्रॉपर मैनर। प्रॉपर मैनर, ये बात लिखी हुई है, आप लोग ये सेक्शंस खोल के पढ़ लेना। पढ़ोगे नहीं तो फायदा नहीं है कुछ,
ठीक है, तो ये सेक्शन मैं जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बातें सेट हो जाएं। अगर ये बातें सेट नहीं होंगी ना, मेंस में क्या लिख के आओगे फिर? अगर मेंस में लिख के नहीं आओगे, एग्जामिनर नंबर क्या देगा? फिर माइंड में एक ही बात आएगी, यार मेंस में नंबर नहीं आते। अरे भाई क्यों नहीं आते? क्योंकि आप लिखते ही नहीं चीजें। बस ये सेक्शन लिख के छोड़ दोगे, काम नहीं चलेगा। ये सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अगर आप कन्फेशन का टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके रिगार्डिंग जो जो कानून के प्रोविजंस हैं वो सारे आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। कोई भी प्रोविजन अगर छूटा तो समझ लो आप गेम से आउट हो, आप गेम से आउट हो। समझ में आ गई मेरी बात? यहां तक सबको कहानी समझ में आ गई? तो ये अपना कन्फेशन का अपना पार्ट होता है। एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि ये सारे का सारा जो प्रक्रिया है, जो कन्फेशन की या फिर स्टेटमेंट की, यानी कि 164 सीआरपीसी या 183 बीएनएसएस की ये प्रक्रिया कब होती है? क्या इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे होती है? क्या इंक्वायरी के टाइम पे होती है? क्या ट्रायल के टाइम पे होती है? इसका भी जवाब मुझे वीडियो को पॉज करके चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा। सबसे पहली बात, ये जब काम करा जाता है सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया जाता है। समझ में आ गई? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये रेफरेंस दिया था। कहां पे दिया था रेफरेंस? कि पुलिस वाले क्या करेंगे? एफआईआर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन। अब ये इन्वेस्टिगेशन करते दौरान अरेस्ट करा, एप्लीकेशन लगाई, एक्यूज के लिए मैजिस्ट्रेट ने कन्फेशन, ये सब इन्वेस्टिगेशन का तो पार्ट है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है जी। अब एक और छोटा सा आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि सर एक बात बताओ, इन्वेस्टिगेशन में तो चलो ठीक है, एक्यूज का कन्फेशन मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं पुलिस वाले ने एफआईआर करी, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन में उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करवा दे, बात कर। लेकिन इस टाइम पे अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं होता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं? चार्जशीट बनाते हैं। चार्जशीट कहां जमा होती है? मैजिस्ट्रेट के पास। अब मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं? दो काम, पहले तो इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। तो अब इंक्वायरी करते दौरान अगर एक्यूज व्यक्ति अपना कन्फेस करता है तो क्या होगा? या फिर इंक्वायरी नहीं करता, फिर अपनी चार्ज फ्रेमिंग होती है, चार्ज फ्रेमिंग के बाद अपना ट्रायल शुरू होता है। तो ट्रायल के दौरान अगर एक्यूज कन्फेस करता है तो क्या इसको बोलते हैं? याद रखना मेरी बात, अगर एक बारी चार्जशीट फाइल हो गई, उसके बाद एक्यूज कभी भी अपने जुर्म को कबूल करता है, यानी कि कन्फेशन करता है, तो उसको कन्फेशन नहीं बोलते भैया, इसको कन्फेशन नहीं बोलते। इसको क्या बोलते हैं? प्ली ऑफ गिल्ट बाय एक्यूज्ड। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? सीधी सी बात यह होता कन्फेशन ही है, बस नाम चेंज कर दिया है कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कन्फेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद यानी कि इंक्वायरी की स्टेज पे या ट्रायल की स्टेज पे इसको क्या बोलते हैं? प्ली ऑफ गिल्ट। काम खत्म। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, आपके दिमाग में एक डाउट अपना आना चाहिए कि सर एक बात बताओ कि अगर मान लेते हैं कि आपने क्या बताया, मैंने 164 सीआरपीसी में हमारा क्या लिखा हुआ है? कन्फेशन किसके द्वारा रिकॉर्ड करवाया जाएगा? केवल और केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। लेकिन अगर मान लेते जैसा हम यहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल ही नहीं है और पुलिस वालों को पता ही नहीं था इस बात के बारे में, तो पुलिस वालों ने क्या करा? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा अगर कन्फेशन रिकॉर्ड करवा लिया तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, ये कन्फेशन क्या 164 में बात बोली हुई है? नहीं बोली हुई है। 164 में तो सीधी बात बोली हुई है, अपना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे, एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते एग्जीक्यूटिव ने कर दिया तो क्या होगा? ये बताओ ना सर, ये बात यहां पे सामने आती है। तो इसके लिए एक जजमेंट है हमारा, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस प्रमोद। ठीक है, ये 2019 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें साफ बोला हुआ है, तो इस केस में ये बोला हुआ है कि अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं तो वो कन्फेशन अपना 164 वाला तो है नहीं, सीधी सी बात है। तो 164 वाला तो हम मानेंगे नहीं। तो ऐसे कन्फेशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे कन्फेशन को हम रेलेवेंट तो मानेंगे। ठीक है, मैजिस्ट्रेट क्या, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अगर कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं तो ये 164 वाला तो नहीं है। 164 या 183 अब तो समझ गए होंगे, ये वाला तो नहीं है। ठीक है, बट ऐसे कन्फेशन को हम क्या मानेंगे? रेलेवेंट मानेंगे। रेलेवेंट मानेंगे। क्यों रेलेवेंट मानेंगे? ठीक है, किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए रेलेवेंट मानोगे? सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 26 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन नंबर 23 का क्लॉज नंबर 2 बीएसए के रिगार्डिंग हम कन्फेशन रेलेवेंट अपना एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा जो रिकॉर्ड करा गया है मानेंगे। ये बात आपको समझ में आई? क्योंकि आप अगर सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट का पढ़ोगे तो वहां पे दो बातें लिखी है। पहली बात कि अगर कोई भी एक्यूज व्यक्ति कन्फेशन देता है अपना पुलिस कस्टडी के दौरान किसी थर्ड व्यक्ति को तो इररेलेवेंट है, लेकिन अगर एक्यूज व्यक्ति पुलिस कस्टडी में होते हुए अगर कन्फेशन देता है इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट को, तब वो रेलेवेंट है।
समझ में आई? तो वहां पे वर्ड क्या यूज करा है? केवल मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज करा है। 164 की तरह जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज नहीं करा हुआ। तो मैजिस्ट्रेट के अंदर तो दोनों आएंगे, जुडिशियल वाले भी आएंगे और एग्जीक्यूटिव वाले भी आएंगे, जुडिशियल वाले भी आएंगे, एग्जीक्यूटिव वाले भी आएंगे, हाँ है ना? तो इसीलिए इस इंटरप्रिटेशन को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना निकाल के ये बोला कि जुडिशियल वाला अगर मैजिस्ट्रेट साहब होंगे तो भैया इनके ये तो 164 में चला गया, ठीक है, सीआरपीसी या 183 में चला गया, तो इनके पास अपनी प्रिजम्पशन भी है। कौन सी? सेक्शन नंबर 79 वाली बीएसए और सेक्शन नंबर 80 वाली इंडियन एविडेंस एक्ट वाली। तो ये तो सब साथ में चलेंगे। अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करता है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे। हम बस इस कन्फेशन को रेलेवेंट मान रहे हैं। तो अब रेलेवेंट मान रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 26 और 23 क्लॉज 2 के लिए, तो यहां पर प्रिजम्पशन नहीं मिलेगी। सेक्शन नंबर 79 वाली या 80 वाली ऑफ दोनों सेक्शन है बीएसए और इंडियन एविडेंस एक्ट, इसकी प्रिजम्पशन नहीं मिलेगी। कब? अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा करा जाएगा। तो अगर मान लेते कोई कन्फेशन के रिगार्डिंग डाउट आता है या अपोजिट काउंसिल डाउट रेज करते कि जैसा ये कन्फेशन असली नहीं है, ये कन्फेशन प्रॉपर नहीं है, तो कोई बात नहीं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को क्या करोगे? सम्मन भेज के एज अ विटनेस कॉल करोगे। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपनी गवाही देने आएंगे, ठीक है, अपनी गवाही पे इनको बुलाया जाएगा, इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तो ये सब कार्य अपना किया जाएगा। उसके बाद अगर ये आता है कि कन्फेशन सारे सब कुछ बढ़िया है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने बढ़िया तरीके से कन्फेशन अपना लिखा था, तब उसको रेलेवेंट अपना मान लिया जाएगा, काम खत्म। ठीक है, ये जजमेंट आपको समझ में आ गया? बताओ जरा सभी लोगों को। ठीक है, अब एक और डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर सर एक बात बताओ कि अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने अपना कन्फेशन करा, उसमें अगर साइन करना भूल गए, या फिर अगर मेमो बनाना भूल गए, ठीक है, साइन करना भूल गए, मेमो बनाना भूल गए, तब क्या होगा? तो याद रखना कि सारे काम तो बाकी सब तो सब करा है ना बढ़िया तरीके से, बस साइन करना ही तो भूल गए, बस मेमो बनाना ही तो भूल गए हैं, कोई ज्यादा और कुछ तो गलती नहीं करी है ना। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये क्यूरेबल वाली गलती है, ये क्यूरेबल वाली गलती है। अब ये कितनी क्यूरेबल वाली गलती है? तो यानी कि सेक्शन नंबर 463 सीआरपीसी, सेक्शन नंबर 509 बीएनएसएस वाली ये गलती है, ठीक है, 509 वाली अपनी ये गलती आती है, तो ये अपना क्यूरेबल इन नेचर है, इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? तो इन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कॉल करो एज अ विटनेस के तौर पे, इनसे विटनेस के तौर पे इनसे पूछताछ कीजिए, हाँ जी मैजिस्ट्रेट साहब साइन क्यों नहीं किया? अरे साहब वो भूल गया था। अरे मेमो क्यों नहीं बना? अरे साहब वो भूल गया था। तो क्रॉस एग्जाम, तो अपोजिट काउंसिल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, फिर इसको क्यूरेबल मान लिया जाएगा, काम खत्म। ठीक है, अब यहां पे एक और छोटी सी बात आएगी कि सर अगर मान लेते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने वार्निंग देना भूल गए, वार्निंग देना भूल गए, ये कितनी बड़ी गलती है बताओ जरा? बहुत बड़ी गलती है भाई। कि यानी कि एक एक्यूज व्यक्ति जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने आया और मैजिस्ट्रेट ने सीधा कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया, उसको वार्न नहीं करा, उसको ये नहीं बताया तुम्हारे खिलाफ ही कन्फेशन रिकॉर्ड होगा। अरे वॉलंटरी दे रहे हो नहीं दे रहे, अरे दिमाग से किसी का कोई दबाव तो नहीं है यार। अगर तुम उसको ये वाली बातें बताओगे नहीं तो उसके दिमाग के अंदर ये बात कैसे पता लगेगी? जो एक्यूज व्यक्ति कन्फेशन रिकॉर्ड कराने जो आ रहा है वो वकील थोड़ी ना है, उसे ये सारे कानूनी दाव पेच थोड़ी ना पता होंगे, वो तो एक आम इंसान होगा। उसे क्या पता कि ये मेरे कबूल करने से मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगा? अरे मेरे को तो पुलिस वाले मारपीट के लेके आए हैं, तो मैं अगर मैजिस्ट्रेट को ये बात बता दूंगा तो मेरे फायदे के लिए होगी या नहीं होगी? ये अगर आप बताओगे नहीं तो एक्यूज को पता कैसे लगेगा? सीधा कन्फेशन रिकॉर्ड, ये बहुत बड़ी गलती है भाई, ये बहुत बड़ी गलती है। इसको क्या माना गया है? नॉन क्यूरेबल, और साथ में इसको हम बोलते हैं इलीगल है भाई ये। तो ऐसे कन्फेशन को एज अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा, रेलेवेंट नहीं माना जाएगा, प्रिजम्पशन वगैरह कहीं पे कुछ नहीं हो सकता, बात खत्म। और ये दोनों बातें कौन से केस के अंदर बोली गई है? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंगारा सिंह, ठीक है, ये हमारा 1966 सुप्रीम कोर्ट, बात खत्म हो जाती है। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं? बताओ जरा। ठीक है, 1963 है, ठीक है, 1966 नहीं है, 1963 है। 1966 तो वो अगुनू नगेशिया का केस है जो कन्फेशनल एफआईआर के बारे में बात करता है ना। ठीक है, चलो यहां तक हमारी कहानी समझ में आ गई। बस यही था मेरा आज का सेशन, जो मुझे लगता है हर एक बच्चे को इतनी नॉलेज तो अपने टॉपिक्स के बारे में इतनी क्लियर कट बारीकी से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप एलएलबी का पेपर देने नहीं जा रहे हो, छोटे मोटे एग्जाम का पेपर देने नहीं जा रहे हो, आप एक जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हो, एपीओ का पेपर देने जा रहे हो। तो इसके लिए आपकी जो अप्रोच एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए होनी चाहिए ना, ये इतनी क्लियर कट होनी चाहिए।
तो अगर आपको ये क्लियर कट जानकारी थी तो मुझे बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी थी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर कन्फेशन रिकॉर्ड कर देता तो क्या होगा, तो मुझे बताइएगा। अगर आपको इस चीज के बारे में जानकारी थी कि अगर ये भूल जाए या ये भूल जाए तो क्या होगा, तो मुझे एक बारी चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और ये सेशन अगर पसंद आया है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही में एक छोटा सा सवाल और है कि हम आने वाले दिनों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अपना बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। साथ में अभी हमारा करंटली भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैच चल रहा है। टीपे का बैच आप ज्वाइन करना चाहो तो सारी की सारी रिकॉर्डेड नोट्स सब कुछ अपना आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन का अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। और अपना फैमिली लॉ का जिसमें कंप्लीट हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आपको पढ़ाया हुआ है उसका बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आपको बैचेस अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उसके लिंक मिल जाएंगे और आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। साथ में एक एआईबी का भी बैच है, अगर आपको वो भी सुटेबल लगता है तो वो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट मुद्दे की बात यह है आने वाले दिनों में कुछ दिनों के अंदर हम नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो नया कानून है, जो बारीकी से अगर आपने पढ़ लिया तो पढ़ लिया और रह गया तो रह गया, याद रखना। और एग्जामिनेशन के अंदर कोई माफी नहीं है कि आप ये टॉपिक पढ़ के नहीं गए हो, ये सब्जेक्ट पढ़कर नहीं गए हो तो मुझे माफ कर दो या मेरे को कुछ एग्जामिशन दे दो, कोई माफी नहीं है। याद रखना एग्जामिनेशन हॉल में सारे बच्चे एक समान होते हैं। जो सब कुछ पढ़ के आया है बढ़िया है, जो कुछ पढ़ के नहीं आया है तो भी बढ़िया है, जो आधी अधूरी चीज पढ़ के आया है तो भी बढ़िया है। तो आप लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कहां पे स्टैंड करना चाहते हो। एग्जाम की नोटिफिकेशन से पहले आपके सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए तो कोई माफी नहीं है। याद रखना बस उदासी, सैडनेस, रिग्रेट जो भी आप बोल सकते हो यही आपके दिमाग में चलता रहेगा। तो ये सब चीजें दिमाग से निकाल कर अपना अगर स्टडी करना चाहते हो ज्वाइन हो सकते हो। बाकी सेशन पसंद आया है तो थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।